सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनम फर्स्ट ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। हमारा ये चल रहा है सीरीज़। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हेल्थ प्रॉब्लम्स यूनिट 3 है, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़। तो इससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात हम नहीं करने वाले हैं, इसमें बस वही क्वेश्चन रहने वाले हैं, वही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में लगा हुआ है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाऊँ। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो भारत की जो प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनकी बात कर रहा है, कौन कौन सी होती हैं। तो भारत में जैसे कि संक्रामक रोग हो गया, जैसे मलेरिया हो गया, क्षय रोग, डेंगू हो गया, और असंक्रामक रोग में मधुमेह और कैंसर, ये प्रमुख समस्याएं हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा समस्याएं देखी जाती हैं। आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मलेरिया होता है, डेंगू होता है, क्षय रोग होता है, या फिर असंक्रामक में आप देखते हैं लगभग सभी लोगों को मधुमेह हो जाता है या फिर कैंसर होता है। इसके अलावा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, रक्त अल्पता और आयोडीन की कमी जैसे पोषण संबंधी समस्याएं व्यापक हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें देखते होंगे आप प्रोटीन एनर्जी, मतलब वो लोग कुपोषित रहते हैं, और जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं वो भी एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। एनीमिया को ही रक्त अल्पता कहते हैं। वहीं आयोडीन की कमी से आप लोग देखते होंगे ग्वाइटर नामक जो बीमारी होती है, घेंघा जिसको हम कहते हैं, वो सब बीमारियां भी देखी जाती हैं हमारे भारत जैसे देश में। अस्वच्छ जल, मूत्र एवं कचरा निस्तारण की उचित व्यवस्था न होना पर्यावरणीय स्वच्छता की समस्या पैदा करता है। जैसे कि देखिए आप अपने आसपास ही देखते होंगे तो जो जल है, जो मल मूत्र है, कचरा है, उसका अच्छे तरीके से निस्तारण नहीं होता है। सब लोग चाहे जहाँ ही पाते हैं वहीं फेंक देते हैं। इस वजह से पर्यावरण दूषित होता है और पर्यावरण से संबंधित भी बीमारियाँ यहाँ पे देखी जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की कमी और उनका असमान वितरण एक बड़ी बाधा है। जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ से हॉस्पिटल्स काफ़ी दूर होते हैं, तो इस वजह से सुविधाएं जो होती हैं वो कमी होती है यहाँ पे, और वितरण उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पे हमेशा असुविधा बनी रहती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। जैसे कि जनसंख्या, आपको पता ही है, जब ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो वहाँ पे शिक्षा की भी कमी होगी। अब जहाँ एक परिवार में एक माँ बाप के एक बच्चे हैं तो वो अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, अपने बच्चों को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन जब 4 बच्चे हैं तो उनको भोजन, पानी, हर एक चीज़ में, शिक्षाओं में, हर चीज़ में 4 चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा तो उतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाएंगी। इन समस्याओं का मुख्य कारण गरीबी या शिक्षा जागरूकता की कमी और खराब जीवन शैली है। तो इन समस्याओं का आप देखिए, जो अमीर घर के बच्चे रहते हैं वो लोग को सारी सुविधाएं, फैसिलिटी मिलती हैं तो वहाँ के बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, और जो बीमारियां होती हैं उनकी, अगर उनके घर में बीमारियां होती भी हैं तो भी जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन वहीं अगर गरीब परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता और उसको बीमारियां जल्दी लगती हैं, क्योंकि ये खाने पीने की असुविधा रहती है, फिर असुरक्षित तरीके से जल पी रहा है, ना तो उसे शिक्षा मिल रहा है। तो इस सब की वजह से आप देखते हैं कि गरीब परिवार में ज़्यादा बीमारियां होती हैं। अब बात करते हैं कि भोर समिति। अच्छा, ये समिति वाले जो क्वेश्चन हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भोर समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थी, ये पूछ रहा है। तो भोर समिति जो है वो 1946 में आया है। सबसे पहले आपको ये रटना है कि भोर समिति 1946 में आया है। भोर समिति का गठन 1943 में स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास हेतु किया गया था। ये चीज़ स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास, इसको रटना है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास के लिए भोर समिति आई हुई है। और समिति ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब पीएचसी के माध्यम से उपचारात्मक और रोकथाम सेवाओं पर जोर दिया है। इस जो समिति थी इसका मुख्य जो केंद्र था वो था कि पीएचसी स्थापित हो और उसके माध्यम से लोगों की जो बीमारियां हैं उनको कम किया जा सके। अल्पकालीन कार्यक्रम के तहत 40,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सिफारिश की गई। मतलब जो भोर समिति थी उसका ये कहना था कि अभी जैसे कि है 20,000 से 30,000 की जनसंख्या पर एक पीएचसी स्थापित है, लेकिन जो भोर समिति थी उसका ये कहना था कि 40,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित होना चाहिए, और ये अल्पकालीन में इन्होंने कहा था।
और दीर्घकालीन योजना मतलब जो अभी जल्दी जल्दी योजना बनानी है अल्पकालीन में, उसमें 40,000 रुपये एक पीएससी को स्थापित कर दो। और जो दीर्घकालीन मतलब थोड़ा समय लग सकता है, उसकी योजना के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि 30 लाख की आबादी पर एक जिला अस्पताल बनाने का सुझाव दिया था कि 30 लाख की आबादी पर एक जिला अस्पताल भी होना चाहिए। समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों के साथ साथ नर्सिंग कर्मियों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की थी। मतलब इनका ये कहना था कि डॉक्टर से ही नहीं बल्कि नर्सिंग जो है उनकी भी संख्या बढ़ानी होगी, तभी अच्छे तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। इसने देश में सामाजिक स्वास्थ्य देखभाल और निवारक चिकित्सा, ये याद करना है, प्रिवेंटिव मेडिसिन की नींव अगर पूछे कि कौन रखा तो भोट समिति ने रखा था। अच्छा, ये हो गया भोट समिति। अब उसके बाद आते हैं मुदलियार समिति। ये समितियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ के जाना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मुदलियार समिति 1962 की प्रमुख अनुशंसाएं क्या थी। तो मुदलियार समिति ने भोट समिति की सिफारिश का जो है पुनरावलोकन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मतलब पहले मुदलियार समिति ने क्या किया कि भोट समिति को अच्छे तरीके से पढ़ा, उसका अवलोकन किया, उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि समिति ने जिला अस्पतालों को मजबूत करने और उन्हें विशेषज्ञ सेवाओं को युक्त बनाने की सिफारिश की। मतलब इन्होंने कहा जो जिला अस्पताल है उसको काफ़ी मजबूत बनाना है और यहाँ पे स्पेशलिस्ट रहने अनिवार्य, जैसे कि स्किन के स्पेशलिस्ट हो गए या फिर हड्डी के स्पेशलिस्ट हो गए, तो मतलब सारी प्रसूति विज्ञान के स्पेशलिस्ट हो गए, तो मतलब सारे जितनी भी बीमारियां हैं उनके स्पेशलिस्ट का होना जिला अस्पताल पे ज़रूरी है। प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हुए तेज विस्तार को रोकने का सुझाव दिया। मतलब जो पहली 2 पंचवर्षीय योजना बनी उसमें कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका विस्तार अभी रुक जाए, इसके बारे में उन्होंने कहा। और मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाने और 40,000 से अधिक आबादी न रखने की बात कही। मतलब इन्होंने कहा कि अभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं उनको मजबूती दी जाए, अकॉर्डिंग टू जो नए बन रहे हैं उन पे भी रोक लगा दिया जाए, और अभी जो कार्यरत हैं मतलब जो बन रहे हैं उनमें काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूती से बनाया जाए और 40,000 की आबादी से ज़्यादा संख्या न रखा जाए। अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के गठन और स्वास्थ्य प्रशासन को सुदृढ़ करने पर बल दिया। तो इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका भी गठन हो और स्वास्थ्य जो प्रशासन हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो, इस पर भी इन्होंने बल दिया। और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार कर सुझाव दिया। मतलब इन्होंने कहा कि इसमें मातृ स्वास्थ्य सुविधाओं को भी शामिल किया जाए और परिवार नियोजन की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाए, जिससे फैमिली प्लानिंग हो सके और जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके। तो मुदलियार समिति ने इतनी टोटल बातें कही हैं, आपको इसको रट लेना है या फिर आपको नोट्स बना लेना है। इसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम उन्मूलन कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। तो राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य जान लीजिए। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य मलेरिया के कारण होने वाली बीमारी और मृत्यु दर को कम करना है। तो कोई भी कार्यक्रम चलता है तो उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो बीमारी है उसको नियंत्रित किया जा सके और उससे होने वाले लोगों को बचाया जा सके, उनकी मृत्यु को बचाया जा सके। तो इसी वजह से इसका भी यही काम था, इसका भी यही प्राथमिक उद्देश्य था कि जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं या फिर मृत्यु हो रही है उस पर नियंत्रण पाया जा सके। मलेरिया से ग्रस्त रोगियों का शीघ्र निदान और तत्काल सही उपचार उपलब्ध कराना, इसका मेन उद्देश्य ये भी था कि जितने भी लोग इससे ग्रस्त हो रहे हैं उनका शीघ्र तरीके से पता चल सके कि हाँ मलेरिया रोग ही हुआ है, और तत्काल मतलब जब पता चल जाएगा तुरंत सही उपचार भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि कीटनाशकों जैसे डीडीटी के छिड़काव और मच्छरदानियों के प्रयोग से वेक्टर नियंत्रण करना। तो इसका ये भी इसमें बताया गया कि आप लोग डीडीटी का छिड़काव करें जिससे कि मच्छर जो हैं वो कम पनपेंगे, और मच्छरदानी का यूज करें जिससे आपको रात में सोते समय मच्छर कम लगेंगे तो मलेरिया नहीं होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव को रोकना और लार्वा रोधी उपाय करना। मतलब इसमें ये भी बताया गया कि शहर में और ग्रामीण में जितने भी जहाँ पे भी जल जमाव होते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि मलेरिया से बचने का यही सब उपाय होता है कि जहाँ अगर आसपास जल जमा हो रहा है तो उस पर नियंत्रण किया जाए, जल जमाव ना हो, नालियों को बंद किया जाए। तो इस सब से क्या होता है कि
मच्छर नहीं पनपते हैं। तो वही इस कार्यक्रम के तहत बताया गया। घर घर जाकर बुखार के रोगियों का रक्त सर्वेक्षण करना और दवा देना। जैसे कि जब घर घर जाकर आप रक्त लेंगे और उनका सर्विलेंस करेंगे तो पता चल जाएगा ये मरीज मलेरिया से पीड़ित है या नहीं, और जो मलेरिया से पीड़ित रहे उसको दवा देना है, जो मलेरिया से पीड़ित नहीं है उसको बताना है कि किस तरीके से आगे चल के आप मलेरिया से बच सकते हैं। आम जनता में मलेरिया से बचाव और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना। जितने भी आम जनता है उनको बताना है कि मलेरिया के बचने के क्या उपाय हैं, और अगर आपको मलेरिया हो जाता है तो क्या क्या कठिनाई आपकी जीवन शैली में देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें बतानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय टीबी क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं डॉट्स क्या है। मतलब डॉट्स के बारे में पूछ रहा है कि क्षय रोग बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम और डॉट्स क्या है। तो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो समुदाय से क्षय रोग को पूरी तरह से समाप्त करना था। कोई भी बीमारी होती है तो अगर उसका नियंत्रण कार्यक्रम चलता है तो उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि उस पे नियंत्रण पाया जा सके, मृत्यु को रोका जा सके और उस बीमारी को पूरी तरीके से समुदाय से खत्म किया जा सके। तो इसी तरीके से इसका भी यही उद्देश्य था। इसका अल्पकालीन लक्ष्य टीबी के नए रोगियों का शीघ्र पहचान करना और उनका उपचार करना। जो मतलब थोड़े समय के लिए अल्पकालीन जो इसका पहल चलाया गया था उसमें ये था कि जल्द से जल्द नए रोगी जो हो रहे हैं उनका क्या करना है कि उनके बारे में पता लगाना है कि कौन कौन से नए रोगी हो रहे हैं और उनको तुरंत ही उनको अस्पताल में हॉस्पिटलाइज करना है और उनका ट्रीटमेंट करना है। डॉट्स प्रत्यक्ष अवलोकन उपचार में मरीज को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की देख रेख में दवा पिलाई जाती है। तो डॉट्स से ये इसकी थेरेपी होती है ट्यूबरक्लोसिस की। डॉट्स के थ्रू ये एक प्रत्यक्ष अवलोकन उपचार होता है और इसमें कहा गया कि मरीज को जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उनके सामने ही दवाई पिलाई जाए, क्योंकि कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो कि कह देते हैं हाँ दवा लेंगे लेकिन बाद में लेते नहीं हैं। नवजात शिशु को टीबी से बचाव के लिए जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। तो जो नवजात शिशु होते हैं आप लोगों को पता है कि एट बर्थ एज पॉसिबल, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तुरंत BCG का टीका इसी वजह से लगाया जाता है जिससे कि वो टीबी से बचा जा सके। नेक्स्ट है कि स्पूटम माइक्रोस्कोपिक कफ की जाँच द्वारा संक्रामक रोगियों की पहचान की जाती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी को भी टीबी होता है तो सबसे पहले उसका जो स्पूटम होता है उसको कल्चर किया जाता है उसमें, क्योंकि पता चल जाते हैं कि हाँ इसमें अगर किसी को हुआ रहता है ट्यूबरक्लोसिस तो उसके माइक्रोबैक्टीरिया जो होते हैं उसके स्पूटम में होते हैं, तो इस वजह से उसके स्पूटम का कल्चर किया जाता है। और मरीज को खांसी भी आती है, ये सब भी इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है कि मरीज को नियमित और पूरा इलाज कराकर कम से कम 85% रोग मुक्ति दर हासिल करना इसका लक्ष्य है। तो जितने भी मरीज होते हैं इनका इसका लक्ष्य यही था, जो नियंत्रण कार्यक्रम चला था इसका लक्ष्य यही था कि जितने भी मरीज हैं उनको अच्छे तरीके से ठीक करना है, कम से कम 85% तक उनको ठीक कर ही देना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जिसको NIDDCP कहते हैं, ये क्या है। तो यह कार्यक्रम भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए शुरू किया गया था। देखिए आयोडीन राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार जो कार्यक्रम चला था इसका मेन उद्देश्य यही था कि जितने भी लोग हैं उनके नमक में अगर आयोडीन नहीं है तो आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए प्रेरित करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश में आयोडीन की कमी से होने वाले जैसे घेघा रोग हो गया उसका सर्वेक्षण करना। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक होता है, वैसे तो नहीं लगता है लेकिन आगे चल के काफ़ी खतरनाक हो जाता है, तो इस वजह से घेघा रोग को रोकना ही इसका मेन उद्देश्य था। साधारण नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन और वितरण को अनिवार्य करना। लोग साधारण नमक का यूज कर रहे थे, उसके जगह पे फ्री में भी लोगों को आयोडीन युक्त नमक दिया जाने लगा इस कार्यक्रम के तहत। जन सामान्य में आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग और इसके स्वास्थ्य लाभों का प्रचार प्रसार करना। लोगों को बताया गया कि आप जो साधारण नमक यूज करते हैं उससे क्या होता है और अगर आप आयोडीन युक्त नमक यूज करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं, इन सब चीज़ों को बताकर लोगों को जागरूक किया गया। हर 5 साल में आयोडीन युक्त नमक की उपलब्धता और प्रभाव की समीक्षा का मूल्यांकन करना। मतलब लोग जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता थी वो हर 5 साल में जाकर लोगों के घर पे देखती थी कि आयोडीन युक्त नमक का यूज हो रहा है या फिर साधारण नमक का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों की मानसिक व शारीरिक विकलांगता को रोकना इसका मुख्य लक्ष्य था। आयोडीन से अगर आयोडीन युक्त नमक महिलाएं नहीं खाती हैं तो उसकी वजह से जो बच्चा होता है उस मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है और विकलांगता का भी शिकार हो सकता है। इस वजह से लोगों को प्रेरित करना था कि गर्भवती महिलाओं को तो विशेषकर ध्यान देना है कि आयोडीन युक्त ही नमक लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण और प्रोटीन
ऊर्जा कुपोषण से क्या अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन जो है हेल्थ प्रमोशन का भी है और इसमें भी कभी कभी पूछ लेता है। तो पीईएम से क्या प्रभाव है। शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न मिलने पर कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसका मतलब क्या है कि शरीर में पर्याप्त मात्रा से पोषक तत्व, जैसे कि जो भी भोजन आप भोज्य पदार्थ लेते हैं, भोज्य पदार्थ का ग्रहण करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पेट भरना है, बल्कि उसमें न्यूट्रिएंट्स मिले, पोषक तत्व मिले, इसका ये मेन उद्देश्य होता है। इसी वजह से आपकी बॉडी फिट रहती है। तो भोजन जो आप ले रहे हैं उसमें पोषक तत्व है या नहीं, इसका भी विचार विमर्श करना है। और ये जब पोषक तत्व अच्छे तरीके से रहते हैं तो कुपोषण से बचा जा सकता है। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से बच्चों में क्वाशियरकोर हो जाता है और सूखा रोग हो जाता है। अगर प्रोटीन अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है या फिर कैलोरी आपके भोज्य पदार्थ में नहीं मिल रहा है तो बच्चों को क्वाशियरकोर हो सकता है और सूखा रोग हो जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है और बच्चे की मृत्यु भी इसमें हो जाती है कभी कभी। क्वाशियरकोर में बच्चे में शरीर में सूजन आता है और त्वचा व बालों में बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि इनके जो बाल होते हैं ना वो तिरंगा जैसे हो जाते हैं। कुछ जगह पे वाइट होंगे, कुछ जगह पे ब्लैक होंगे, इस तरीके से बाल हो जाते हैं और शरीर में पूरा सूजन होता है और बॉडी में वीकनेस रहता है। मेरास्मस में क्या होता है कि सूखा रोग में बच्चे का वजन अत्यधिक कम हो जाता है और मांसपेशियां क्षीण हो जाती हैं। त्वचा पर जो है जो फैट है वो बिल्कुल दिखता ही नहीं, बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखती है। इस तरीके से मेरास्मस में हो जाता है। कुपोषण में बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो कोई भी बीमारी आसानी से लग जाती है और बच्चा जल्दी ठीक नहीं होता है। संतुलित आहार, स्तनपान और समय पर पूरक पोषण देकर इसका बचाव किया जा सकता है। जो भी बच्चा होता है उसको संतुलित आहार देना है और जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है और समय समय पर उसको भोज्य पदार्थ देना है। ये सब अगर आप ध्यान रखते हैं तो इससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू और जापानी एन्सेफेलाइटिस की रोकथाम के क्या उपाय हैं। तो डेंगू जो होता है एडीज मच्छर और जापानी एन्सेफेलाइटिस क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है। आपको ये बात याद रखना है कि मलेरिया मादा एनाफिलीज से होता है, डेंगू एडीज मच्छर काटने से होता है और जापानी एन्सेफेलाइटिस जो होता है वो क्यूलिक्स मच्छर के काटने से होता है। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए घरों के आसपास कूलर, टायर और बर्तनों में पानी ना जमा होने दें। जिस तरीके से मलेरिया का उपचार करना है सेम वही डेंगू और जापानी एन्सेफेलाइटिस के लिए भी वही चीज़ें रोकथाम के लिए हैं कि पानी नहीं जमा होने देना है, लार्वा डीटीटी का छिड़काव करना है, फिर मच्छरदानी का यूज करना है। फिर जापानी एन्सेफेलाइटिस से बचाव के लिए जो प्रभावित क्षेत्र हैं 15 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण करना है। जेई का टीका भी आता है, आप लोगों को पता है। बुखार और जोड़ों के दर्द के लक्षण दिखने पर तुरंत मरीज का शीघ्र निदान और इलाज करना। इसका जो मेन सिम्टम्स होता है, जोड़ों में दर्द होता है और डेंगू को बैकबोन डिजीज़ भी हम कहते हैं क्योंकि इसमें हड्डियां बहुत दर्द करती हैं। समुदाय स्तर पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना, जो कि मैंने बता ही दिया, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अब हम देखते हैं और 5 क्वेश्चन हमारे क्या हैं। तो राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम जो है NLCP के मुख्य उद्देश्य और रणनीतियाँ क्या हैं। कुष्ठ रोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो कुष्ठ रोग का शीघ्र पहचान करना और इसके फैलाव पर नियंत्रण पाना। आप लोगों को पता है कोई भी नियंत्रण प्रोग्राम चलेगा तो भाई उसका यही मेन उद्देश्य होता है कि इसके फैलाव को रोकना और शीघ्र इसका पहचान करना। एकीकृत सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से बहुऔषधीय उपचार, जिसको MDT कहते हैं, जैसे कि अगर जैसे कि क्षय रोग में डॉट्स थेरेपी चलती है, उसी तरीके से इसमें जब कुष्ठ रोग किसी को हो जाता है तो MDT चलती है। MDT का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, तो इसमें यूज किया जाता है, इसकी व्यवस्था की गई है। कुष्ठ रोग के कारण होने वाली अपंगता की रोकथाम करना तथा मरीजों को समाज में पुनर्वास प्रदान करना। जैसे कि जो भी मरीज होते हैं जब इनको कुष्ठ रोग हो जाता है तो उनके वाइट स्पॉट हो जाते हैं, जिससे की वजह से समाज उनको स्वीकार नहीं करता है, समाज कोढ़ी की नज़र से देखता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक बीमारी है, कोढ़ी की नज़र से उनको नहीं देखना चाहिए। तो इसी वजह से और जो मरीज होता है वो अभी अपने आप में गिल्ट फील करता है, वो समाज में उठना बैठना छोड़ देता है। तो इस वजह से जो बीमारी है उसकी रोकथाम करनी है और उनको रिहेबिलिटेट करना है कि वो फिर से समाज में अपनी ज़िंदगी को जीवन यापन कर सकें। आम जनता में कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता पैदा करना और सामाजिक तिरस्कार की भावना को दूर करना। 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले बड़े व मेगा शहरों के लिए शहरी कुष्ठ निवारण नियंत्रण कार्यक्रम को संचालित करना है। तो 10,000 से जो अधिक 10,000 नहीं है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो बड़े क्षेत्र हैं, शहर हैं, उनमें क्या करना है कि कुष्ठ रोग के नियंत्रण के लिए प्रोग्राम वगैरह संचालित करना है।
जिससे लोग जागरूक हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि अंधता से बचा जा सके। मोतियाबिंद हो गया या फिर दृष्टिहीनता के रोगियों की पहचान कर उन्हें उपचार करवाना या फिर सर्जरी करवाना, जो भी नीड हो वो फटाफट करवाना है। और जिला अस्पताल CSC और PSC स्तर पर नेत्र चिकित्सा सुविधाओं और नेत्र वार्डों का विस्तार करना है, जैसे कि जो CSC है वो और PSC है वहाँ पे भी नेत्र रोग चिकित्सक बैठे, जिससे लोग आसानी से मिल सकें और अपनी समस्याओं को बता सकें। इस वजह से वहाँ पे नेत्र रोग चिकित्सक के वार्डों का विस्तार करवाना है। परंपरागत सर्जरी के स्थान पर, मतलब जो ये प्रोग्राम आया था उसमें ये चीज़ें शामिल थी कि ये सब काम करवाना है। परंपरागत सर्जरी के स्थान पर IOL प्रतिरूपण तकनीकी को बढ़ावा देना है। और वहीं स्कूल में भी नेत्र जांच कार्यक्रम के तहत बच्चों की दृष्टि दोष की जांच कर मुफ्त चश्मे उपलब्ध करवाना है। अच्छा, आप लोग भी अभी भी होंगे तो स्कूल में आप, जैसे कि मैं भी जब स्कूल में थी 8th में थी या और 12th में थी, तब भी हमारे स्कूल में ये आँख चेक करने वाले आए थे, तो जो बच्चे जिसकी आँखें ख़राब थी उनको फ्री में चश्मा भी दिया गया था। तो ये कार्यक्रम के तहत अभी भी चल रहा है ये चीज़ें, और अभी भी आप लोग के भी शायद स्कूल में ऐसा हुआ होगा, आप लोग के साथ भी। तो ये चीज़ें हैं वो उस कार्यक्रम का ही हिस्सा हैं। कार्निया संबंधी दृष्टिहीनता, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के कारण का पता लगाकर उपचार सीमाएं देना है। मतलब जो अगर कार्निया से संबंधित दृष्टिहीनता, मतलब जिससे भी रिलेटेड आपकी दृष्टिहीनता है उसका जल्द से जल्द पता लगाना है और जो भी उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट है वो भी प्रोवाइड कराना है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है। अच्छा देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ ना, तो इसमें ये नहीं है कि बकवास चीज़ें लिखूँ, ऐसे मेन पॉइंट लिखी हूँ जो कि आपको तुरंत याद हो जाए और काफ़ी इम्पॉर्टेंट मतलब है। अब आप इसमें से कुछ चीज़ें अपने आप से भी बना कर लिख सकते हो। अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ लेते हो तो फिर आप आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। और मैं शॉर्ट वे में भी बताने की कोशिश कर रही हूँ, ज़्यादा लॉन्ग खींचने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो सके। अगर आपको लगता है कि हाँ लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन है उसको कराना चाहिए, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो फिर मैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी करवा दूंगी। लेकिन ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये शॉर्ट टाइप में भी बन सकता है, लॉन्ग टाइप में भी बन सकता है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो लॉन्ग टाइप में भी वहाँ पर लिख सकते हो, थोड़ा बहुत इधर मतलब पढ़ के जो। और मैं इसके लेक्चर्स डाली हुई हूँ, तो वहाँ पे भी आप जाकर पढ़ सकते हो, जो कि डिटेल में वीडियो है, जो कि यूनिट वाइज है, ना कि क्वेश्चन वाइज। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि समुदाय में जाकर NACP जो होता है एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन में, एग्जाम में सॉरी। तो आपको देखिए क्या लिखना है, समुदाय में जाकर HIV संक्रमण का समय पर पता लगाना और मरीजों को स्पष्ट इलाज करना। जल्द से जल्द HIV का पता लगाना है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगी, और मरीज को स्पष्ट इलाज दिलाना है, ना कि खुद से करना है, क्योंकि ये सब जो बीमारी है वो खुद नहीं रोक सकती, ये एक डॉक्टर ही रोक सकता है। यौन संचारित रोगों के प्रभावी प्रबंधन और यौन संपर्क के समय कंडोम की उपयोग के बारे में लोगों को बताना है और बढ़ावा देना है कि किस तरीके से कम्युनिकेबल जो डिजीज होती है, जो एड्स होता है, वो रोका जा सकता है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। गर्भवती माताओं से उनके होने वाले बच्चे में HIV के प्रसार को रोकने हेतु कदम उठाना है और बताना है कि इस तरीके से आपको क्या ब्रेस्ट फीड करवाना है या फिर नहीं, इन सब के बारे में भी जागरूक करना है। चिन्हित अस्पतालों में संक्रमित मरीजों को एंटी रेट्रोवायरल जो ART थेरेपी होती है वो शुरू करवाना है। जो भी मरीज हैं, अगर आपको लग रहा है कि इनको एड्स हो गया है, आप चेकअप में मतलब निकल जाता है, तो इनको ART थेरेपी शुरू करवाना है। समाज में HIV ग्रस्त व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार से बचाना है और उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता देना है। जैसे कि अगर किसी को भी HIV हो जाता है तो लोग यही सोचते हैं कि ये सेक्सुअल से हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ब्लड से भी फैल जाता है ये, तो इन सब और निडल से भी फैलता है। तो इन सब के बारे में भी लोगों को, समाज को जागरूक करना है कि इन सब चीज़ों से भी फैल जाता है, तो इस वजह से मरीज को भी मनोवैज्ञानिक सहारा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RCH प्रोग्राम के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो RCH जो प्रोग्राम है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, अनचाही गर्भावस्था की रोकथाम, सुरक्षित गर्भपात और प्रसव पूर्व पश्चात देखभाल प्रदान करना है उनको। नवजात शिशु की आवश्यक देखभाल करना है और प्रजनन संक्रमण का प्रबंधन करना है। शिशुओं को जानलेवा जितनी भी बीमारियाँ होती है, जैसे कि वैक्सीन उनको लगवाना है हेपेटाइटिस B का और MMR टीकाकरण का, ये सब
उनको लगवाना है। अच्छा, RCH का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो इसके घटक जो हैं उनको मैं बता रही हूँ। और बाल उत्तरजीविता हेतु अतिसार, डायरिया नियंत्रण और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से भी बच्चों का बचाव करना है। तो ये कार्यक्रम जो चला था उसके अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई थी। नेक्स्ट है कि IDCP, जिसको हम कहते हैं एकीकृत रोग निगरानी परियोजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये काफ़ी बनते हैं। तो कि मुख्य उद्देश्य और निगरानी प्रक्रिया क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि संचारी एवं गैर संचारी रोगों की शुरुआती चेतावनी संकेतों का पता लगाना। एकीकृत रोग निगरानी जो परियोजना है इसका मेन उद्देश्य यही होता है, जितने भी संचारी, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं या फिर जो कि संक्रामक रोग हैं उनका जल्द से जल्द पता लगाना, उनके संकेतों का पता करना। अगर आप गृह भ्रमण करते हैं तो ये सब पता चल जाता है कि जल्द से जल्द कि हाँ उनको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं। फिर उसके बाद आप चेकअप करवा देते हैं तो पता चल जाता है इनको कौन सी बीमारियां हुई हैं। नियमित निगरानी के तहत वेक्टर जनित रोग जैसे कि मलेरिया हो गया, जल जनित रोग टाइफाइड हो गया और श्वसन रोग की निगरानी करना। अगर आप नियमित निगरानी करते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ मलेरिया हुआ है या फिर टाइफाइड हुआ है, इनको सिम्टम्स के थ्रू हम जान सकते हैं। और श्वसन संबंधी रोग हुआ है तो नियमित निगरानी इस वजह से करना है। और प्रहरी निगरानी में आता है, देखिए तीन तरीके की निगरानी होती है। नियमित निगरानी होती है, एक प्रहरी निगरानी होती है और एक नियमित सर्वेक्षण होता है। तो प्रहरी निगरानी में यौन संचारित रोग, HIV और हेपेटाइटिस की जांच करना है प्रहरी निगरानी में। और नियमित निगरानी में मलेरिया की पता लगाना, टाइफाइड का पता लगाना और श्वसन संबंधी रोगों का पता लगाना। वहीं नियमित आवधिक जो सर्वेक्षण के माध्यम से आप मोटापा हो गया, रक्तचाप हो गया और तंबाकू प्रयोग जैसे जोखिम कारकों की ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरीके से आप लोगों की बीमारियों को देख सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हुई हैं। तो एकीकृत रोग निगरानी परियोजना में ये 3 इम्पॉर्टेंट रोल हैं जो निगरानी के हैं, ये इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो आज का हमारा ये रहा क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे मैं इसका PDF भी सेंड कर देती हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।